फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विंस। तो आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाली हूं वेक्टर अलजेब्रा, जो कि पहले से स्टार्ट है। उसका एक नया टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या? पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और उसे ही आप डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर एंड सेपरेशन ऑफ टू वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ही कहते हैं, और पोजीशन वेक्टर, यानी कि दो चीज़ आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करें, समझ लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर होता है क्या, फिर आपको हम फिगर में भी दिखा देंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? आप कोई भी पॉइंट स्पेस में ले लीजिए, तो वो ओरिजिन के सापेक्ष क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। ऐसा कुछ नहीं समझ में आया, फिर से हम आपको समझाते हैं फिगर से। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, ठीक है, एंड ये जेड एक्सिस है, और हमने कोई सा भी एक पॉइंट ले लिया है स्पेस में, पॉइंट P1। ठीक है, पॉइंट P1 ले लिया है, और ये पॉइंट P1 ऐसा लिया है कि पॉइंट P1 एक्स एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है, और जेड एक्सिस से जेड डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसी को हम ओरिजिन यहाँ पे, ठीक है, इसी को हम ओरिजिन के सापेक्ष कहेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर को हम r से डिनोट करते हैं। हमने यहाँ पे r1 पोजीशन वेक्टर मान लिया है। फिर से सुनिए, पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? स्पेस में हम कोई सा भी एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि एक्स एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे, और जेड एक्सिस से जेड डिस्टेंस पे हो, और जिसको हम कोऑर्डिनेट के रूप में हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट भी यही शो करता है कि किस एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। तो उसको ओरिजिन यहाँ पे है, ओरिजिन के सापेक्ष उस पॉइंट को कहते हैं कि वो पोजीशन वेक्टर है। तो इसलिए हम ये क्या कहेंगे, ओरिजिन के सापेक्ष P1 को कहेंगे कि पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर को कैसे हम लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर को R1 ऐसे लिखते हैं, जो हमारा कोऑर्डिनेट दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिखते हैं। और जो आई है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है, जो जे है वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है, और जो के है वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है। यानी कि पोजीशन वेक्टर को हम अगर कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो ऐसे लिखते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर आप अच्छे समझ गए। अब देखते हैं कि जो पॉइंट P1 है ये थोड़ी समय बाद पॉइंट P2 पर चला जाता है। जो पॉइंट P1 है थोड़ी समय बाद पॉइंट P2 पर चला जाता है। तो और अब उसका कोऑर्डिनेट क्या है? अब उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है x1, y1 एंड z1। तो अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अब इसका पोजीशन वेक्टर होगा R2, और R2 को हम कैसे लिखेंगे? R2 को लिखेंगे फिर अगेन x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, पोजीशन वेक्टर अब क्या है? R2 हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, एक पॉइंट P1 लिया है, थोड़ी समय बाद हमने अज्यूम किया कि वो पॉइंट P1 जो है वो P2 पर चला गया है। ठीक है, तो अब हमें P1 से P2 पर जो गया है वेक्टर, उसी वेक्टर का हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। ठीक है, यानी कि हमें ये चीज़ निकालना है, ये चीज़ निकालना है। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, और इसको P1 P2 और ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, और इसी को हमें अब फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ गए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसे कहते हैं? इसको कहते हैं जब पॉइंट P1 से पॉइंट P2 पर एक पॉइंट चला गया तो कितना डिस्प्लेस हुआ है, उसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, और वही हमें क्या करना है? निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये ऐसे, ठीक है, और ये क्या, ये पॉइंट P1 से P2 पर चला गया। तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे? इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए ट्रायंगल लो लगा सकते हैं। ट्रायंगल लो क्या कहता है? ट्रायंगल लो यही कहता है कि जब अगर किसी त्रिभुज की, अगर दो वेक्टर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दिखा रहे हो, जो उसकी तीसरी भुजा होती है वो उसके रिजल्टेंट के बराबर होती है। यानी कि यही कहता है ट्रायंगल लॉ। ठीक है, यही कहता है कि अगर दो भुजा किसी त्रिभुज की, कोई दो वेक्टर किसी त्रिभुज की दो भुजा डिनोट कर रही है, जो तीसरी भुजा होती है वो दोनों का रिजल्टेंट होती है। लेकिन याद रहे कि ऐसे होना चाहिए कि जो ये इसका हेड इसके टेल से मिलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा कहाँ दिख रहा है कि हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं? हम यहाँ लगा सकते हैं
ये नहीं, यहाँ लगा सकते हैं, देखिए ये एंड ये, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि अब हम r1 r2 निकाल दिए, पोजीशन वेक्टर निकाल दिए, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम निकालने जा रहे हैं। तो लिखेंगे, यहीं से लिखते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर p1 p2 इज इक्वल टू, हमें p1 p2 निकालना है, ठीक है। तो निकालने के लिए क्या कहेंगे, हम पहले लिखेंगे r2 इज इक्वल टू r1 प्लस p1 p2 वेक्टर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, ये वेक्टर है, ठीक है। फिर से मैं समझा देती हूँ, चलिए पहले इसको फिगर को यहाँ लिख लेते हैं तो कंफ्यूज आएंगे। यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं, और यहाँ मैंने त्रिभुज ए बी सी में ट्रायंगल लॉ लगाया है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि जब दो वेक्टर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, वो भी ऐसे प्रदर्शित करना चाहिए। तो जो तीसरी भुजा होती है उसकी रिजल्टेंट होती है। तो यहाँ पे ये ऐसे ही r1 और p1 p2 जो वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ठीक है। r1 और p1 p2 वेक्टर है, वो दो भुजाएं दिखाए, जो तीसरी भुजा होगी उसके रिजल्टेंट के बराबर होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग, आई होप आपको दिख रहा होगा, यूजिंग ट्रायंगल लॉ इन त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ए बी सी, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया है। तो अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है p1 p2, क्योंकि p1 p2 ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो p1 p2 क्या होगा, तो p1 p2 इज इक्वल टू हो जाएगा r2 माइनस r1, और यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना रहे और दो वेक्टर दिया रहे, तो आप दूसरे वेक्टर में से पहले वेक्टर को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमें p1 p2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना था, तो हमने r2 में से r1 को माइनस कर दिया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसे कहते हैं। अब चलिए इस पर एक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे आप अगर टर्म्स शब्दों के रूप में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p1 माइनस, नहीं p2, पहले p2 है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p2, ठीक है। p1 ऐसे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, और सब कुछ वहाँ पे हम उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे, यूनिट वेक्टर भी फाइंड करेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी समझना ज़रूरी है। यूनिट वेक्टर भी फाइंड करेंगे, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि ऐसे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है कि इफ पॉइंट ए एंड बी, इफ पॉइंट ए एंड बी 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 एंड 4 2 3, यानी कि p1 p2 जो हमने लिखा था वो दिया है। देन क्या हमें फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, यूनिट वेक्टर अलोंग ए एंड बी, एंड क्या हमें लास्ट में ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। यानी जो हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया उसी का एक क्वेश्चन है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो पोजीशन वेक्टर हमने क्या बताया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, क्या दिया है पहले ए लिख लेते हैं, ये ए है, ठीक है, एंड ये बी है। ए दिया है 3 4 5, हमने क्या क्या कहा था, x1 i कैप प्लस y, x1 i कैप, फिर हमने बताया था कि y j कैप प्लस z k कैप, और x y z क्या हमने बताया था कि जो 3 4 5 है वही रहेगा, पॉइंट ही, ठीक है। तो
ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी क्या दिया है 4 2 3, 4 2 3 यहाँ दिया है। तो अब क्या करेंगे, हमने क्या कहा था x1 i कैप और y1 j, y1 है या ये क्या है z1 है, ठीक है। तो क्या था, हमने फॉर्मूला बताया था x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, x1 की वैल्यू 4 दिया है, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने पोजीशन वेक्टर निकाल दिया, अब हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, चलिए उसको भी हम समझा देते हैं। यूनिट वेक्टर का बस एक फॉर्मूला होता है, उसको लिख देते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर हमने बताया था कि बहुत ही यूनिक होता है, इसलिए उसका एक अलग फॉर्मूला ही बना दिया गया और उसे ए कैप, उसको कैप से दर्शाते हो। ए कैप अगर आपको निकालना है तो होता है, यानी दिख नहीं रहा होगा आपको, उससे हम कैप से दर्शाते हैं। यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप ऐसे निकालेंगे। पोजीशन जो हमने, अब ये तो क्या, ये पॉइंट दिया है, वेक्टर अभी हमने वेक्टर, ये वेक्टर नहीं दिया, ये पॉइंट दिया है। वेक्टर अभी हमने निकाला था, क्या आया था 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5j कैप, वो वेक्टर था। यानी कि वेक्टर ए क्या हमने निकाला है, वही पोजीशन वेक्टर होता है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। और वेक्टर बी हमने क्या निकाला है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब हम इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें यूनिट वेक्टर निकालने में, इसलिए हमने इसको लिख दिया। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर या तो इसे आप कैप से भी दर्शाते हैं। आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर बहुत ही यूनिक होता है, इसलिए उसका अलग सिंबल बन गया है और उसको एस का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपान मॉड में वेक्टर ए। तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, जो हमने अभी पोजीशन वेक्टर निकाला वही है 4j प्लस 5k। एंड इधर वेक्टर हमने आपको साथ बताया है कि कैसे निकालते हैं मॉड में वेक्टर ए। क्या करते हैं कि अंडर रूट कर लेते हैं और x1 का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो y1 का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे ही निकालते हैं क्या मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3i प्लस 4j प्लस 5k। एंड इधर क्या हो जाएगा, इसको पता है ना कैसे निकाला है हमने, जो कोफिशिएंट होता है i का, j का, k का, उसका स्क्वायर करके रूट कर देते हैं। तो उसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस 6 16 प्लस 50, ठीक है, नहीं 25। तो आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और इसको करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा टोटल 50। और इसको और अगर आपको और आगे सॉल्व करना है तो आप 50 को क्या कर सकते हैं, 50 है तो उसको आप ये कर सकते हैं, ऐसे करते हैं 25 गुणे 2 और फिर इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम नीचे का ही बस सॉल्व कर रहे हैं, आप ऊपर वैसे एज इट इज रहेगा। तो इसको 5 हो जाएगा √2 यानी कि 5√2, यानी कि यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं 5√2। ये हो गया हमारे जो है यूनिट वेक्टर अलोंग ए, ठीक है। हमने क्या किया, हमने पॉइंट दिया था तो सबसे पहले उसका वेक्टर निकाला। वेक्टर कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर को ही कहते हैं। पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, अब हमें वेक्टर मिल गया है तो हमने क्या निकाल लिया, उसका यूनिट वेक्टर भी निकाल लिया। यूनिट वेक्टर का यही फॉर्मूला होता है और यहाँ पे हमने इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो अब आप ऐसे ही बी का भी निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है। जैसे बी का नहीं निकाल रही हूँ मैं, अब डायरेक्ट हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि जो पोजीशन वेक्टर था R2 में से हमने R1 को माइनस कर दिया था, तो यहाँ पे जो पहले लिखा है उसको R1 मानेंगे और उसको R2 मानेंगे, यानी कि हम वेक्टर बी में से वेक्टर ए को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था P1 पॉइंट से P2 तक, तो जो हमारा आ रहा था R2 माइनस R1 आ रहा था, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P1, ठीक है। ऐसे हमने निकाला था, इसलिए अगर यहाँ
ऐसे दिया है, ए बी ऐसे दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस ए लिखेंगे, यानी कि 4i प्लस 2j प्लस 3k माइनस हो जाएगा, हम अब डायरेक्ट में क्या लिखेंगे, पोजीशन ये निकालना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है। तो इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसको सिंपली बस माइनस कर देना है, 4i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 3i माइनस 4j माइनस 5k, 3i में से 4i में से 3i जाए तो क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, प्लस 2 में से 4 यहाँ पे माइनस 2j हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस 2k हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना आ गया, अगर पॉइंट दिया रहेगा तो पोजीशन वेक्टर भी निकालना आ गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं, और इसी को डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर भी कह सकते हैं, यानी दो वेक्टर को हमने क्या किया, डिफरेंस किया है, ठीक है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर भी कहते हैं। तो आई होप आपको पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अच्छे समझ में आ गया, आप उसको फील कर लिए होंगे और आपने उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, उससे हमें क्या होता है, अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। चलिए बाय।